अब वो सो रहे थे गहरी नींद। उनको आवाज़ का एहसास हुआ कि आवाज़ रेडियो की बंद हो गई है। एकदम उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा रेडियो को, रेडियो अपने मुकाम पे था लेकिन बंद हो गया है। इन्होंने दोबारा खोला, फिर सो गए। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता दूर होती जा रही है, फिर एकदम गायब हो गई। तो एकदम उठे ये, हड़बड़ा के देखा रेडियो गायब। पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा। एकदम जब मुड़ के देखा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफ़ेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ की एक नई किस्त के साथ हाज़िर है। अछूती किस्म की एक आपबीती किसी ने मुझे भेजी है। मोहन साहब हैं, उनके साहबज़ादे हैं, वो जनाब उन्होंने भेजा है। तो मोहनदास और इनकी जो पत्नी थी वसुंधरा देवी, इनके 2 बेटे थे, एक शादीशुदा था, एक गैर शादीशुदा था। शादीशुदा जो बेटा था रोहित नाम था उसका जनाब, और गैर शादीशुदा जो बेटा था उसका वो दरअसल चुलबुला और थोड़ा-सा नौजवान था, यार दोस्तों के साथ घूमना-फिरना उनका अच्छा। वालिद साहब का जो काम था वो बड़ा मतलब कारोबारी किस्म की तबीयत के लोग थे वो, तो ये कारोबार में हर वक़्त बिज़ी रहते थे, ताजिर थे वो। अब जनाब उनकी जो बहू थी सावित्री नाम था उसका। एक दफ़ा ये सब बैठे हुए गपशप मार रहे थे, पता नहीं वालिद साहब के और वालिदा के ज़हन में एक बात काफ़ी दिन से चल रही थी, तो उन्होंने दोनों बेटे और बहू के सामने ये बात रखी कि जनाब अब हमारा बेटा इस काबिल हो गया, दूसरा वाला भी, कि इसकी फ़ौरन शादी कर दी जाए। अब इनका जो घर था काफ़ी बड़ा था और मतलब ठीक-ठाक बड़ी-सी हवेली थी। इन्होंने क्या किया कि इनकी एक खातून थी, जो आम तौर पे इसी किस्म का काम करती थीं, जो रिश्ते-विश्ते करवाना ये वो। बताया कि ऐसे-ऐसे बात मैं अपने बच्चे की शादी करना चाहती हूँ, तो कह रही भई मैं आपको बताती हूँ रिश्ता। तो अब जनाब-ए-अली वो उन्होंने बिल्कुल मैच करती हुई जो इनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक इन्होंने इनका रिश्ता बताया। अच्छा, इत्तेफ़ाक की बात है वो भी इनके कोई दूर-दराज़ के कोई जानने वाले निकल आए, तो बात जल्दी हो गई तय। इन्होंने फिर क्या किया, सगाई कर ली। दूल्हा के जो दोस्त अहबाब थे, कह रहे भई देखो साल डेढ़ साल के बाद जब शादी हो जाएगी, तो फिर तो ये पकड़ाई में नहीं आएगा। चुनांचे जितना भी सताना है इसको अभी सता लो। किस तरीके से उकसाया कि चलो जाके घूमने चलते हैं। शादी से कुछ दिन पहले वो उनका प्रोग्राम डन हुआ कि जनाब अब घूमने-फिरने चलते हैं, ये चले गए। मोहित जनाब अपनी मौसी के घर गए जो थोड़ा थोड़ा दूर था। बहरहाल अपने दोस्तों को लेके जब वहाँ गए, उनके गाँव गए, खूब घूमे-फिरे, खूब इधर-उधर एन्जॉय किया। लेकिन उनके एक मौसी का बेटा था, उससे कह लगे यार यहाँ पर एक बड़ा मशहूर किसी राजा महाराजा का किला है। तो वो एकदम घबरा गया, कह रहे नहीं-नहीं वो तो सब जानते हैं भैया, लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर जाता कोई नहीं है। कोई भूत-प्रेत का कोई साया-वाया है, वो तो इस इलाके से गुज़रना पसंद नहीं करते, आप तो वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने उसको कहा चल यार तू ठीक है, तू कम से कम जा नहीं रहा हमारे से, तो ऐसा कर एड्रेस ही बता दे। एड्रेस बता दिया तो लोकेशन समझा दी, तो ये लोग शाम में कोई तकरीबन 5-6 बजे 6 बजे करीब निकले। रास्ते में एक बैलगाड़ी जा रही थी। तो बाबा जी एक थे, उनसे कहा कि बाबा जी हमें फलाने राजा साहब के उसमें वो इनका है जो भी है, वहाँ जाना है। तो अब वो बड़े मियाँ बड़े गौर से इनको देख रहे, कह रहे बेटा आप परदेसी लग रहे हो यहाँ, तो मैं आपको मशवरा दूँगा आप वहाँ जाने का सोचो भी नहीं, कि वहाँ पर बेशुमार अमवात हो चुकी हैं। जो लोग जाते हैं, जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते। कह रहे अच्छा बाबा आप तो यार हमें भी डरा रहे हैं, उनका किला है, वहाँ करीब मत जाइए आप, वो दूर से हमें छोड़ के आ जाइए आप। उन्होंने क्या किया, बिठाया सबको और जनाब उनको काफ़ी किले के काफ़ी फासले से दिखाया, उनको जगह वो सामने किला है। शुक्रिया अदा के पैसे वैसे दिए और ये चल दिए। अब जब वो लड़के अंदर गए हैं तो अंदर जाके तो देखा जनाब-ए-अली वो ज़बरदस्त किला। बड़े घूमे-फिरे और तो उनको वक़्त का अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो वो जनाब इन्होंने जो भी इनके साथ खाने-पीने का सामान था एक जगह रख के उन्होंने बैठे और सुकून से खाया-पिया। हर चीज़ को बगौर देखते रहे, पूरे महल को देखते रहे, ये पूरी रात ही गुज़र गई तकरीबन। तो रात के किसी पहर इनको लगी प्यास, तो वहाँ पर एक पुराना कुआँ था। कुछ लोग जो मालूमात जिनको थी इनके दोस्तों में से राजा के किले के बारे में, उनसे पूछा, इन्होंने सवाल किया कि आप कुछ बताओ यार जो आपको मालूम है कि इस राजा के बारे में। कह रहे यार वो और तो मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पता, लेकिन ना मशहूर यही है कि जो राजा था यहाँ का बड़ा अच्छा मिलनसार आदमी था। ये क्या हुआ कि इनकी जो वालिदा थी वो बड़ी इस समय बिस्तरे मर्ग पे पहुँच गई थी, काफ़ी बीमार हुईं। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जो अभी तक कमा रहा था, कह रहे बेटा मेरी ज़िंदगी में तू किसी को तू शादी-वादी कर ले, तो मैं चाहती हूँ तेरी शादी हो जाए कम से कम, फिर मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूँगी। अब वो राजा जो इंसान वो क्योंकि अपने काम काम के चक्करों में काफ़ी बिज़ी रहता था, तो उसके पास टाइम ही नहीं होता था इन बातों को सोचने का, टाल देता था। तो हुआ ये कि एक दिन किसी महाराजा के घर गया उसकी दावत पे। जाते वक़्त ना वो एक रास्ते में देखा कि एक खातून खड़ी हुई थी
और खूबसूरत भी थी, वो इनको पसंद आई। उन्होंने पूछा, भाई आप कैसे खड़ी हैं यहाँ पर? कहना, राजा साहब ऐसे मैं किसी के साथ आई थी, सहेली के साथ, रास्ता भटक गई हूँ, वो चली गई है, मैं बड़ी परेशान हूँ। कहले, आपका घर कहाँ है? कहले, घर का पता ही नहीं है, माँ बाप तो है नहीं मेरे, मैं उस इलाके में रहती हूँ लेकिन किसी मेरे पास घर नहीं है, कभी किसी सहेली के घर रह लिया, कभी गाँव में किसी के पास रह लिया। तो राजा साहब मुझे आप अपने साथ रख लीजिए तो मेरा मुस्तकिल ठिकाना हो जाएगा ये। राजा साहब सीधे आदमी थे, उन्होंने कहा, चलो तुम परेशान नहीं हो, तुम चलो मेरे साथ। राजा साहब ने उनको साथ रखा, सारे रास्ते गपशप मारते रहे, उनको पसंद आ गई। उन्होंने जाती जनाब अली वहाँ दोस्त के यहाँ उससे निकाह किया, निकाह करके वो घर ले आए। और जब घर वापस आया तो अपनी वालदा के सामने उसको पेश किया कि वालदा को बताया कि जनाब ये लड़की मुझे पसंद आ गई। तो कह लेंगे चलो देर आए दुरुस्त आए, अब मैं तो ख्वाहिश थी कि मैं अपने सहरा बनती, यानी जैसी माँ बाप की ख्वाहिश होती है वो उसके मुताबिक सोचनी थी, क्योंकि उनके पास वक्त कम था। उनको अंदाज़ा था कि मैं मतलब ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी, कंडीशन उनकी उसको ज़ाहिर हो रही थी। तो इत्तेफाक की बात, जिस दिन इन्होंने शादी करके लेके आए उसके दूसरे या तीसरे दिन वालदा का इंतकाल हो गया। तो ये बहरहाल फिर ये दोनों राजा और उनकी जो रानी थी नई नवेली, वो अकेले रह गए। राजा साहब को अपनी जो नई नवेली रानी थी उनके बारे में कतई कोई इल्म नहीं था कि कौन है, कहाँ से आई हैं, क्या है क्या नहीं। यानी जो राम कहानी उन्होंने सुना दी और उस पर यकीन कर लिया उन्होंने, ये मुझे मालूम है। और उसे बताया लड़के ने, कहीं ये तो बड़ी अच्छी कहानी ये वो, कहीं मोहब्बत बहुत करते थे आपस में। ये मोहित था जिसकी शादी होने वाली थी, क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली थी, तो वो उसकी बातें सुन के उसके जहन में महारानी की जो तस्वुर था उसके जहन में आया, ये तो बड़ी खूबसूरत थी, ये अब पता नहीं मेरी वाली कैसी होगी। बहरहाल जनाब वो जब उनको प्यास लगी तो कुएं के मुंडेर पे यही चढ़े मोहित साहब। डोल था वो निकाला, पानी से भरा हुआ डोल जब निकाला, वो यख ठंडा पानी, बड़ा बड़ा मज़ेदार और बड़ा सुकून मिला सबको, पानी पिया। जब ये लड़के पानी पी रहे थे बैठे हुए नीचे उस डोल से, तो ये खड़ा हुआ डायलॉग बोलता है मोहित कि यार काश मैं यहाँ का महाराजा होता, तो इस महारानी से मैं शादी करता, यार कितने मज़े आते, कितने मैं मतलब बड़ा खुश होता। तो लड़के सारे हंसने लगे, भाई मजनू की औलाद नीचे आ जा। अब चूँकि ये डायलॉग कह चुके थे, उनकी सुनी अनसुनी, अच्छा एकदम वो डायलॉग कहने के बाद उनको चक्कर सा आया। चक्कर आने लगा तो ये डगमगाने लगे, नहीं यूँ तो लड़कों ने देखा तो एकदम घबरा गए, उसकी टाँगें किसी ने पकड़ी, किसी ने दामन पकड़ा, खींच-खाच के इस तरीके से बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा मुंडेर से। अगर वो एक आध मिनट अगर वो ना देखते मज़ीद तो वो सीधा कुएँ के अंदर जाना था उसको। वह जब नीचे उतार लिया उसकी हालत देखी, घर में क्या हो गया, तो उसको उनको एहसास लगा जैसे ये बेहोश होने वाला है। तो पानी की छींटे मारे उसके और काफ़ी मतलब पानी ने पिलाया, हाथ पाँव सहलाए तो कुछ होश में आया। तो मतलब वो कुछ थोड़ा-सा एब्नॉर्मल सा हो गया अचानक ही, तबीयत उसकी ख़राब होने लगी। इनकी किसी की समझ में नहीं आया। अब टाइम देखा इन्होंने, सूरज निकलने ही वाला था, तो टाइम काफ़ी हो गया था। इन्होंने चलो यार चलते हैं, स्टॉप तक पहुँचते-पहुँचते ये इनका टाइम इतना हो जाएगा कि सूरज निकल आएगा। फिर वो उसको लेके कंधे से सहारा लगा के उसको लेके बाहर आए और काफ़ी देर चलने के बाद फिर रोड तक लेके आए। कच्चा रोड था, गाड़ी वहाँ से गुज़री तो वो अपनी मौसी के घर उसको लेके गए। थोड़ी-सी तबीयत बेहतर हुई तो वो जनाब अली शाम तक वो वापस अपने घर चले गए। लेकिन उन्होंने ना मौसी के घर पे बताया किले के बारे में, ना उन्होंने अपने किसी घर वालों को बताया। बहरहाल उनकी मौसी ने पूछा कि आप लोग कहाँ थे रात भर? तो दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरा एक कज़न है उसके घर गए हुए थे। तो उस तरह वो टोपी ड्रामा करा के बात आई गई हो गई। जब वो अपने घर गया उसको लेके तो उसके घर पे भी उसी तरीके से वो पकड़ के ले गए। घरवाले पूछे खैरियत क्या हुआ? कह रहे इसी तरह चक्कर आ गए थे रास्ते में इसको। तो घरवालों में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, वो अपने कमरे में लिटा दिया उसको। अब वो क्योंकि गुमसुम था और बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो घरवालों ने उससे पूछने की कोशिश की, वो लेकिन वो जवाब देने का कासिर था। तो उन्होंने चलो यार आराम करने, थका हुआ है सो जाए। सारा दिन ये सोता रहा। फिर दूसरे तीसरे दिन शादी का मामला शुरू हुआ। तो इस दौरान में मोहित साहब की तबीयत वैसी ही रही। उसी कंडीशन में ये मोहित साहब को लेके बारात तैयार की वहाँ पहुँच गए। कुछ लोगों ने इसकी कंडीशन देखी तो वसुंधरा देवी से कहा कि यार भाई कम से कम थोड़ा बच्चे का थोड़ा टाइम बढ़ा लेती, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी, तो देखे कैसा पीला हो रहा है। तो कह रहे असल में हम तो चाह रहे थे, हमने कोशिश भी की टाइम बढ़ाने की, लेकिन क्या है जो लड़की के जो दाखिले ताया थे उनकी कंडीशन सही नहीं है, वो बिल्कुल मौत के किनारे पे है। तो वो भी कह रहे हैं नहीं मेरी ज़िंदगी में करवा दो,
वो मस्जिद से इसलिए जल्दी करवा दिया। तो बहरहाल जब वो फेरे वेरे के लिए उसको बिठाया गया, लड़के को लाया गया, जनाब मेरी जो पल्लू होता है आपस में बांधते हैं जो भी है, वो जनाब फेरे वेरे लिए। अब फेरे लेने के दौरान भी उन पर नकाहत इस कदर थी, चला नहीं जा रहा था। तो लड़कों ने एक दो ने पकड़ा उसको, फेरे लगवाए। बिल्कुल आखिरी फेरे पे आके तो दूल्हा साहब धड़ाम करके नीचे वही मंडप पे गिर गए और दुल्हन बेचारी हक्का बक्का परेशान। लड़की ने उसको बिठाया कोने में, कह रहे परेशान नहीं हो, तबीयत ठीक नहीं, हो जाएगा ठीक। तो वही चेमगोइयाँ होती रहीं कि भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ज़रा वेट कर लेते ये वो। मोहित साहब को लेके और दुल्हन को लेके वो बारात आ गई। जब घर पे आए तो इन दोनों को घर पे छोड़ा कमरे में। जब उसको लेके गए तो उसने जाके कमरे में बैठा, बैठते ही लेट गया, लेटते ही वो सो गया। अब दुल्हन चूँकि इस वक्त विक्टिम थी तो वो बेचारी परेशान, वो यही सोचती रही, रात भर सोचती रही कि यार कहीं ज़बरदस्ती घर वालों ने इसकी शादी मुझसे तो नहीं करवा दी, ये शायद किसी और को पसंद करता हो। सुबह जब सबसे पहले तो उनकी जो बहू बड़ी वाली वो उठी, पूजा करके जनाब नाश्ते वाश्ते बनाने लगी। तो इतने में वालदा उठी, उन्होंने देखा, कह रहे कि बहू से कहा कि भाई आप मतलब अकेले ही पूजा कर ली, बहू को नहीं जगाया। ये इनको एक चीज़ बड़ी खल रही थी। जब एंट्री होती है दुल्हन की घर के अंदर तो इनके एक रस्म होती है, वो कपड़े पे उनके पैरों को या तो किसी ऐसे बर्तन में रखवाते हैं जिसमें स्याही वगैरह हो या कलर हो, और फिर उन पैरों को उठा के उस कपड़े में रखवाते हैं। तो उससे ये होता है कि वो जो पैरों के निशान है ना, वो एक यादगार के तौर पे इनके यहाँ हो रहे थे। जब इन्होंने बड़ी बहू के ज़िम्मे ये रस्म आई तो इन्होंने जो कपड़ा बिछाया तो ये जो दोनों दूल्हा दुल्हन पैर रख के अंदर चले गए, तो सारे घर वाले भी चले गए। वो कपड़ा उठाया उसने, कपड़ा तय करते हुए उसने जब देखा गौर से तो एक चीज़ उसने बड़ी अजीब सी महसूस की कि दुल्हन के पैर के साथ एक और पैर भी था जो थोड़ा सा उससे हट कर था, छोटा था। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक बात, एक तो पैर, पैर के साथ एक और पैर, फिर उस पैर का एक और पैर दूसरा था, उसका उल्टा होना। तो वो मतलब थोड़ी सी खौफज़दा हुई कि ये क्या है। अब वो देख रही थी, उसकी बहू ने, उसकी सास ने आवाज़ दे दी कि बेटा कहाँ रह गई, जल्दी आओ, रस्में करनी है ये वो। तो वो कपड़ा शपड़ा लपेट के अलमारी में रख दिया। बात आई गई होगी, इसके जहन से निकल गई। सुबह में उठे ही और जनाब सास साहिबा ने कहा कि इसको उठाना चाहिए था ये वो। कहा अच्छा मैं उठा देती हूँ अब तो। खैर अब जो खर्च होने दो, नाश्ता बना लो, फिर जगा देना, अब तो मामला हो गया जो भी होना था। 12 बजे के करीब फिर बहू का इसने जाके आवाज़ दी और फिर वही आवाज़ ही नहीं आ रही। अब जनाब अली जब वो आके उसने बताया तो वसुंधरा अपने बड़े बेटे को लेकर वो गई। उसकी आंखों में तशवीश कुछ हो रही थी। अब दरवाज़ा खटखटा के पीट दिया उन्होंने दरवाज़ा, लेकिन दरवाज़ा खोलने का नाम नहीं। तो रोहित ने कंधे मार मार के दरवाज़ा तोड़ दिया। अब जब दरवाज़ा फूटा जनाब देखा तो वो जो बहू थी कमरे के कोने में बिल्कुल दुबक के बैठी हुई और कँप-कँपा रही बुरी तरीके से, आंसू बह रहे हैं उसकी आँखों से और खौफ़ज़दा है, बेइंतहा खौफ़ज़दा है। जबकि रोहित जो सा वो फर्श पे पड़ा हुआ है और आँखें उसकी खुली हुई हल्की सी और बस बेसुध। उन्होंने चेक किया तो रोहित के साँस आ रहे थे। फटाफट उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, चेकअप किया डॉक्टर ने और इंजेक्शन वगैरह लगाए और लड़की को देखा, कह रही ये किसी चीज़ को देख के डर गई है। लेकिन फ़िक्र वाली कोई बात नहीं। उनको इंजेक्शन लगा दिया सुकून का। वो अपने बेड पे और ये अपने बेड पे लेटे हुए हैं। अब सारे घर वाले परेशान कि अजीब शादी है यार। हॉस्पिटल का माहौल बन गया। नेक्स्ट डे इनकी कंडीशन सेम ऐसी चल रही थी, जबकि खाना पीना क्या था वो थोड़ा-सा उठाया बिठाया, खिलाया पिलाया और फिर लिटा दिया। बस ये एक तरह से उनका इसका एक मतलब मामूल बन गया। तो वो बड़ी बेचारी परेशान, सास भी और बड़ी बहू भी। कह रही है क्या हो गया? क्या मतलब, हम तो एक बड़ी खुशी करके लाए थे। अभी बड़ी बहू सो रही थी, तो इनको ऐसा लगा जैसे ना माथे पे कोई चीज़ आके ना लगी है कोई चीज़। अब ये परेशान कह रही है क्या चीज़ है? नींद में थी कह रही, उन्होंने यूँ किया और हटा दिया। वो चीज़ बार-बार उसको लग रही थी और वो फिर उसके कंधे हाथ से लगती हुई वो उसके ब्लाउज़ में एंटर हुई। तो वो चीज़ जो भी थी वो एंटर होती पूरे उसके जिस्म से होती हुई वो टाँगों तक गई और घुटनों से होती हुई पंजों तक पहुँच गई। फिर एकदम उसको एहसास हुआ जैसे उसकी पैर में किसी ने गुदगुदी की हो। जैसे ही पैर में गुदगुदी की ना तो एकदम उछल के बैठ गई वो। अब बैठ के उसने चारों तरफ देखा तो उसको कुछ नज़र नहीं आया। वो बाहर उठ के गई कि शायद बाहर से कोई आया है। बाहर जब गई कमरे से तो जनाब वो देखा तो काले स्याह रंग का एक लंगूर, खौफनाक उसकी आँखें पीली-पीली जनाब, यानी उसको देख के ना मतलब रोंगटे खड़े हो गए।
तो उसने मतलब उसको देख के एकदम पलटी ना भागी घर की तरफ, तो उसने झपट्टा मार के उसको पकड़ लिया। कमर से जब पकड़ा, यूँ कर उसको ग्रिप लिए, तो उसके हाथ जो से उसके पेट पे और उसके काले-काले बड़े-बड़े नाखून और वो गाड़ दिए उसने उसके पेट में। जनाब उसने जो दाँत थे उसके वो पीले-पीले उसने यहाँ उसके शोल्डर पे काटा। काटा लेकिन पूरी भरपूर कोशिश करी थी उसके चंगुल से निकलने की। फिर उसने पैर पीछे किया, जितने ताकत से मार सकते थे पीछे मारा। उसके पता नहीं किस जगह लगी, वो बिलबिला के एकदम छोड़ के पीछे हट गया। और जब पीछे हटा तो उसने छलांग मार के सीधी घर के अंदर की कुंडा लगा लिया। अब वो ज़ख्मी थी जगह-जगह से, खून रिस रहा था उसके। तो वो चीख मारी जब अंदर जाके, तो उसकी एकदम साँस झाँक के आ गई। तो उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मुझे ये, और उसने वाक़ई जब नाख़ून देखे, निशान देखे, ज़ख्म हुए वो, तो उसको बड़ी हैरानगी हुई कि हाँ, ये किसी जानवर के लग रहे हैं। कह रहे, "तो बेटी फ़िक्र नहीं कर, यहाँ ना हमारे ज़माने में जब हम नौजवान थे, तो हमारे इलाके में भी एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत होती थी वो। तो ये खूबसूरत लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं आमतौर पर लंगूर।" बहरहाल उसको टाल दिया, उसके ज़ख्म-वख़्म साफ़ करके उसको मरहम-वरहम लगा दिया। वो कुछ बेहतरी महसूस करने लगी, तो भूल-भाल गई। दूसरे दिन जनाब वो जैसे एज़ यूजुअल टाइम गुज़रना था, गुज़र गया। तीसरे दिन क्या हुआ कि रोहित साहब के जो वालिद साहब थे, ये रात को छत पे सोते थे। रेडियो लिया, चारपाई के नीचे रखा, तेज़ आवाज़ करके और सो गए। जब वो सो गए तो उनको ऐसा लगा कि रात के किसी पहर रेडियो की आवाज़ बंद हो गई है। एकदम उनकी आँख खुल गई। उन्होंने देखा रेडियो को, रेडियो अपने मुकाम पे था लेकिन बंद हो गया है। वो बड़े हैरान हो कि रेडियो कैसे बंद हो गया? इन्होंने दोबारा खोला, उसमें गाने-वाने लगे हुए थे या कुछ भी था, वो लगा के फिर सो गए। थोड़ी देर बाद रेडियो देखा कि वो आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता दूर होती जा रही है, फिर एकदम गायब हो गई। तो एकदम उठे ये, हड़बड़ा के देखा रेडियो गायब। अभी परेशान कि रेडियो कहाँ गया? कभी इनके साथ ऐसा हुआ ही नहीं था। और वो नींद की कंडीशन में ना वो रेडियो ढूँढते हुए, वो बराबर ही छत थी उनकी, तो दूसरे कमरे की वहाँ गए, उसके बराबर में पड़ोस की छत थी, वहाँ चले गए। तो आवाज़ उस तरफ से आ रही थी रेडियो की। तो ये कहने लगे, यार ये आवाज़ उस तरफ से आ रही है, तो इसका मतलब रेडियो वहाँ गया, कौन ले गया? देखा तो जनाब मुंडेर पे रेडियो रखा हुआ है। इन्होंने रेडियो जैसे ही उठाया ना, पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा। एकदम जब मुड़ के देखा, वही काला लंगूर, पीले-पीले दाँत निकाल के ऐसे देख रहा है उनको गौर से। कह रहे, "तू कौन है भई? कैसे आया यहाँ पर?" डाँट डपट के ज़ोर से उसने कहा ना, लोग ने जानवर है, भगा दूँगा मैं। तो वो जैसे ही दाँत निकाले उसने, इसने धक्का दिया बड़े मियाँ ने। लंगूर के पैर डगमगाए पीछे गिर गया। तो पीछे से आवाज़ आई किसी खातून की। कह रहे, "बुड्ढे तेरे हाथ में बड़ी जान है और तू बड़े इस उम्र में बड़े रोमांटिक गाने सुन रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही?" तो एकदम डपट के बोले ज़ोर से, "तू कौन होती है भई तुझे ऐतराज़ करने वाली? मैं अभी तुझे 1 मिनट में यहाँ से भगा दूँगा, चल उठ खुद चली जा, वरना मैं तुझे मार के भगाऊँगा यहाँ से।" उन्होंने जब डपट के कहा ना, डाँट डपट के अंदाज़ में, तो वो हँसी। तो फिर उस समय कहने लगी, तू हमें भगाएगा यहाँ से? तू? बुड्ढे! इस किस्म के डायलॉग बोले, एकदम छलांग मार के नीचे आ गई। जब नीचे आई तो उसकी जो नज़र पड़ी बड़े मियाँ की, उनकी हवा ख़राब। उसने जैसे ही छलांग मारी नीचे, और उसने एकदम झपट के उसको जकड़ लिया बड़े मियाँ को, और आखिरी दम तक उनको नहीं छोड़ा, उनका जब तक साँस नहीं निकल गया। सीने पे चढ़ गई थी, वो वज़न इस कदर था उसका औरत का, बिल्ड उनका फट गया या क्या हुआ, बहरहाल वो दब गया। वो तो उसने वो चीर-फाड़ की जनाब मेरी, वो जो अंदर था कलेजा निकाला उसने, वो खाना शुरू कर दिया। वो इन्होंने खाई, उसके पूरा जिस्म जो सा वो चट कर गया लंगूर। जहाँ तक कि ज़मीन पे जो खून गिरा था वो भी चाट गए, हड्डियाँ-वड्डियाँ वो भी सब चबा-चबू लिया। अब बिल्कुल कहीं नामो-निशान नहीं था कि यहाँ कोई बंदा खड़ा हुआ था, यहाँ पर या कोई मर्डर हुआ या कुछ भी। उसके बाद ये गायब। अब सुबह में जो वसुंधरा देवी, वो उन्होंने आवाज़ दी कि भई देखो बहू, अब ये गई ऊपर तो देखा ना रेडियो है, ना पिताजी। कह रहे, अम्मा पिताजी तो नहीं है यहाँ पर। कह रहे, हो सकता है बाहर गए हों। जब नीचे आके उसने देखा तो अंदर की कुंडी लगी हुई। कह रहे, बाहर भी नहीं गए, अगर बाहर गए होते तो कुंडी खुली होती। तो ना रोहित गया बाहर, ना मोहित गए, ना मैं, ना आप, कुंडी अंदर से लगी। इसका मतलब पिताजी बाहर नहीं गए बहरहाल। अब ये गई छत पे, छत से छत, दूसरी छत पे, इस तरह वो मुख्तलिफ छतों पे होती हुई असल छत पे चली गई, जहाँ पर इनके साथ ये वाक़या हुआ था। अब जनाब वहाँ जब देखा तो कुछ भी नहीं। ये बहरहाल वापस आई,
तो फिर इन लोगों ने ज़रा परेशान होकर पूरे मोहल्ले में ढूंढ मचा दी, सारे पूरे मोहल्ले के लड़के भी ढूंढने लगे, अलगज पूरा इलाका छान मारा और दाएं बाएं आगे पीछे के इलाके भी जान जो जानने वाले थे वहाँ सबको खबर की। अच्छा, अब वो जो लड़की की कंडीशन जो थी, जो बहू की, वो सुनने के बाद उसकी जो ताया थी वो तो इंतकाल कर ही गए थे, लेकिन साथ में उनकी जो वालदा थी, जब बेटी का सुना कि यार ऐसे ऐसे बातें और इसको सख्ता हो गया, तो वो बेचारी बेटी का गम दिल में लेके वो भी रुखसत हो गई। अब उसका उस घर में कोई सिलसिला नहीं था लड़की का, किया तो सब खुशी के लिए था, लेकिन वो खुशी रास नहीं आई इनको। अब जब वसुंधरा साहब के जो हस्बैंड थे वो गायब, अब पीछे मोहित तो बेहोश थे तकरीबन, एक तरह से वो सक्रिय कंडीशन में थे, जबकि रोहित बेचारा एक बंदा मर्द घर में वो ख्वार घूम रहा है, हर तरफ का कामकाज भी देख रहा है, दुकान भी देख रहा है। अब हुआ ये कि ये रात को इसको लगा जैसे ना किसी ने इसको आवाज़ दी है, रोहित रोहित। तो ये एकदम उठ के बाहर गया, कोई भी नहीं। इधर और आगे गया चारों तरफ देखने के लिए, भी शायद आवाज़ देना जाके छुपा हो, किसी ने मस्ती की हो, लेकिन नहीं, एकदम लंगूर ने इस पर हमला कर दिया। जैसे लंगूर ने हमला किया ना, तो ये गहरी नींद में था चुके, तो लंगूर से यानी उससे बचने के लिए बहुत ताकत मारी इन्होंने, जान मारी। तो वो जब गिरा ज़रा दूर जाके उनकी ताकत की वजह से, तो वो सामने उनके मंदिर, वो उसके अंदर चले गए। उसके अंदर जब गया, उसने देखा लंगूर खड़ा हुआ है और दांत निकाल रहा है गुस्से से। अच्छा, उनकी समझ में नहीं आया कि लंगूर ने क्यों हमला किया। उसने कहा ऐसे जानवर हमला कर देते हैं, अरे यार ये जाए तो मैं घर जाता हूँ, ये सोचते सोचते वहीं सो गए। पूरी रात गुजर गई। सुबह जब आँख खुली है तो सूरज निकल चुका था। महरी जनाब उठे और घर चले गए। वालदा से उन्होंने जिक्र किया कि माँ रात को मेरे साथ क्या हुआ, तो बताया कि ऐसे ऐसी बात थी, रात को लंगूर ने हमला कर दिया। लंगूर कहना, जंगली लंगूर होते ना, ऐसे होता है। अब उसके जहन में आ रहा था कि इस बहू पे भी इसने हमला किया था, शायद वही लंगूर है। अब ये इसके जहन में बात चल रही है। 2 दिन बाद वसुंधरा देवी ये जनाब अली किसी काम से बाहर गई, और जैसी बाहर गई पीछे से एकदम किसी ने हमला कर दिया उस पर। लंगूर था वो जनाब इस तरीके से हमला किया कि उसके कपड़े फाड़ दिए, और उसने जब पकड़ा ना पीछे से, उसका गाल उसने यूँ पकड़ लिया, दांतों से पकड़ के उसने यूँ खींचा ना, तो उसका मांस उतर गया। और तो वो उसने बड़ी भी खाती पीती गाँव की वो थी खातून, है ना, पूरी ताकत से घूंसे लाते, जो मार सकते जिस तरह उनके बस में था वो मारा, उसकी गिरफ्त ख़त्म हो गई। जैसे गिरफ्त ख़त्म हुई, बड़ी बड़ी दौड़ लगाई और सीधा जनाब तीर की तरह वो उसी सीढ़ियों पे चढ़ गई मंदिर। वो बेचारी गहरे गहरे सांस ले थोड़ा सा ओनोदगी में पहुंच गई, अब वो बेहोश हो गई। अब इनकी जनाब अली आँख खुली है, देखा तो आलिम थे इनके, तो वो बड़े गौर से देखने लगी। कह रहे आप कौन हैं? तो कहने मैं खादिम हूँ इस इलाके का, मेरी ड्यूटी यहाँ पर। तू कौन है? तो बताया कि मैं सामने रहती हूँ और ऐसे ऐसे लंगूर है, उसने आके मुझ पर हमला किया है। तो कहले अच्छा मैं बताता हूँ कि क्या चक्कर है। आँखें बंद की उन्होंने काफ़ी देर तक, काफ़ी बंद करने के बाद खोली तो उसके चेहरे पे काफ़ी परेशानी थी। कहले तू वसुंधरा है? कहले जी जी। कहले वसुंधरा देख, तेरे घर पर ना एक बुरी आत्मा का साया पड़ गया है, और उसके साथ एक और बुरी आत्मा जो लंगूर की शक्ल में है, और वो जो बुरी आत्मा है वो औरत की शक्ल में है। उसका साया पड़ गया और ये उसका हेल्पर है लंगूर। असल में ये भी आत्मा ही है, लेकिन इसने अपने रूह को एक लंगूर के जिस्म में कब्ज़ा कर लिया है। तो उन्होंने अपनी कहानी पूछी कि ये बाबा ये कौन है और कहाँ से पड़ गया हमारे पीछे, हमारे घर में तो ना कोई आता है ना जाता है। कहले वसुंधरा तेरा बेटा घूमने के लिए गया था कहीं? कहले हाँ गया था शादी से पहले। कहले वहाँ पर फलाने राजा के मंदिर पे जाके उसने न्योता दिया था उस चुड़ैल को जो यहाँ आई है, अब वो तेरे बेटे की बीवी भी है। कहले हाँ वो कैसे? कहले वहाँ उसने ऐलान कहा था कि काश ये होती यहाँ पर तुम इससे शादी कर लेता, महारानी को रखता अपने पास ही है वो। तो तेरे बेटे ने खुद उसको जब कहा तो वो उसके पीछे पीछे आ गई यहाँ पर, और जब तेरी बहू के साथ उसने फेरे लिए तो उसने भी साथ साथ फेरे ले लिए। अब वो भी तेरी बहू है, अब उससे किस तरह पीछे छुड़ाना है वो एक प्लान करना पड़ेगा हमें।
कहने भाई जो भी है मेरी जान छुड़ाओ, इससे मेरे बच्चे परेशान, ना मेरा शौहर मिल रहा है। कहने तेरा शौहर, उन्होंने आँखें बंद की, कहने तेरा शौहर तो दुनिया में है ही नहीं। कहने क्या मतलब? कहने इन्हीं दोनों ने, लंगूर ने और उसने, दोनों बुरी आत्माओं ने उसको खा लिया है। और कहने कि जो तो तेरे बहू बेटे ना वो भी उसी के वर्ष में है। अच्छा एक चीज़ और, इस वाक़ये से थोड़ा पहले ये वसुंधरा ये बैठी हुई थी अपने कमरे में, इनको एहसास हो दरवाज़ा खुल के खोला किसी ने, बाहर गया कोई। तो ये एकदम दोपहर का टाइम था, ये एकदम बाहर निकली, देखा तो इनकी बहू ऊपर छत पे जा रही थी, सामने वाली छत पे। तो ये पीछे-पीछे गई, आवाज़ें देती हुई, लेकिन उसने आवाज़ सुनी नहीं। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिप्नोटाइज़ किया हो किसी ने। तो बहरहाल ये पीछे-पीछे गई, इसने जाके वो आखिरी सीढ़ी पे खड़ी हो गई वो औरत। वो समझ गई कि ये मेरी बड़ी बहू है, शायद ये वो कहीं काम से जा रही है, लेकिन आवाज़ क्यों नहीं सुन रही, वही सोच-सोच के परेशान। आखिरी सीढ़ी पे जब वो खड़ी हो गई तो उसने जाके इसने कंधे पे हाथ रखा ना, तो उसने मुड़ के देखा तो वो उसकी छोटी बहू थी। बड़ी खुश हुई, अरे मेरी छोटी बहू ठीक हो गई और ये सकते की हालत से निकल आई बाहर, ये बड़ी खुश हुई। लेकिन एक चीज़ को देख के ना एकदम परेशान हो गई। वो था जनाब, उसकी आँखों की पुतली जो-सी थी वो टोटल वाइट थी, ब्लैकनेस नहीं थी उसमें। तो उससे उसकी हवा ख़राब हो गई कि ये क्या? तो उसने ना यूँ मुँह खोला और जनाब मेरी उसका मुँह फुल खून से भरा हुआ था और मुँह से ऐसे मुँह में निकल भी रहा था खून। तो कहने ये क्या हुआ तुझे? तो यूँ खोला उसने मुँह और जब खून टपक गया तो मुँह फुल, अंदर कुछ भी नहीं था मुँह में, यानी ज़ुबान वग़ैरह गायब थी। तो वो समझ गई कि जब उसने बड़े साहब जो भी उनके रूहानी पेशवा थे उन्होंने बताया कि भी वो तो ये जो बहू है उसकी ज़ुबान भी उसी चुड़ैल ने काट ली ताकि किसी को कुछ बताने के काबिल न रहे, और वो मरने वाली है तेरी बहू। मैं तेरे पास आ गया हूँ तो कुछ करता हूँ। बहरहाल ये कि वो तेरा जो बेटा है ना वो बच जाएगा, लेकिन ये तेरी बहू नहीं बच पाएगी। इसकी कंडीशन बता रही कि ये एक आध दिन में, 2-4 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। अब जनाब अली ने उसका सद्देबाब चाहा कि सद्देबाब कैसे होगा? कहने देख ऐसा कर वसुंधरा, मैं तुझे पानी देता हूँ, ये पानी है, बड़ा बर्तन था कोई, कह रही ये पानी है, तू एक काम कर, अपने बहू को और बेटे को लेके, जब चूँकि पोता है तेरा और बहू बेटे इनको लेके वो पानी में फेंकती हुई आ जा। तो वो अपने बहू बेटे को साथ-साथ लेके आए। पानी जहाँ-जहाँ गिरेगा वहाँ पर वो चीज़ें नहीं आएँगी जिसका तुझे खतरा है। तो अब तू ये कर, महाराजा के उसमें ये खंडर था वहाँ, असल काम उसका वहीं होगा, मैंने उसको मारना है और यहाँ नहीं मर सकती, वो वहीं मरेगी। कह रहे वो मोहित को लेके जा रही है, तो जल्दी कर ले जो भी करना है। तो बहरहाल ये फटाफट गई और जाके बहू बेटे को लिया, पोते को लिया और ताला लगाया, ताले में पानी छिड़क दिया और आगे पानी छिड़कती भाई बहू बेटे पीछे-पीछे। पूरी रात ये लोग सफ़र करते रहे। जब वहाँ पहुँचे तो देखने के लिए दाएँ-बाएँ कि शायद वो नज़र आ जाए, तो पीछे से किसी ने इनके कंधे पे हाथ रखा। पलटी तो देखा तो वही बुज़ुर्ग ऊपर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वो लेके उनको सबको ऊपर गए। अब ये कुएँ के किनारे पे, कहने हुआ ये था कि तेरे बेटे ने वहाँ मुंडेरे पे चढ़ के कुएँ से पानी निकाला था, तो ये उस डॉल के साथ आ गए थे। जब इसने कहा था ना कि भई मैं काश मैं राजा होता तो मैं इस रानी से, महारानी से शादी करता और मैं बड़ा उसको खुश रखता, उसको बड़ा प्यार करता। कल ये उसके साथ रवाना हो गई इस वक़्त। वो गए करीब, उन्होंने झाँक के देखा तो उनको एहसास हो जैसे कोई चीज़ ऊपर आ रही है। वो पीछे हटे तो जो छोटा भाई था तो वो जनाब अली कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, वो होश में नहीं था, वो ऊपर-नीचे जा रहा है। तो वो जनाब वो खातून लेके आ गई थी और अपनी ताकत की बलबूते उसको उछाल रही थी। कहने ये दरअसल हमारे आने से पहले इसको पता लग गया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो ये बदमाशी कर रही है, उसको दिखा-दिखा के हमें जला रही है। इन्होंने क्या कुछ पढ़ा-पढ़ाया, पढ़-पढ़ा के कुछ दाने थे वो उसमें फूँका, जनाब कुएँ में फेंके। तो वो जब वो लड़का उठ के ऊपर आया तो वो चीख रहा था, तो इसका मतलब वो होश में आ गया था। होश में तो आ गया था, लेकिन वो क्या है कि वो ये ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी इनकी ताकत, और वो उसकी ताकत नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। आखिर में उसने क्या कुछ किया कि बहरहाल वो लड़का मर गया। उस वक़्त उसने कुछ नहीं बताया वसुंधरा को, लेकिन आखिर में बताया। अच्छा, जब इसने बताया कि मैंने उसको पकड़ लिया है, उस औरत को भी पकड़ लिया, उसकी वो जो लंगूर वो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था कुएँ के अंदर। कह रहे वो आगे-पीछे कहीं हो सकता है, ज़रा ख़्याल से खड़े होना। वसुंधरा ने जनाब देखा कि चुड़ैल की चीखों की आवाज़ आ रही है।
तो वो पता लगा वो दाने पड़ के फेंके थे, तो उससे वो नीचे कुएँ में आग लग गई। कुएँ में जैसे ही आग लगी तो वो अंदर ही जल गई और आग दहक गई अच्छी तरीके से, कुएँ में जल रही थी वो। तो इसके शोलों से ना सामने जो यानी उसके राजा के जो किला था उसके सामने एक दरख्त था, बहुत बहुत घना दरख्त था। उसमें से उसके अंदर कोई फड़क रहा था बुरी तरह आग को देख के। तो इन्होंने थोड़ी देर के बाद देखा वो लंगूर वहाँ से, काला लंगूर भाग के निकला वहाँ से और कुएँ की तरफ भागने लगा। तो उन्होंने क्या किया, इसकी दुम पकड़ ली पीछे से रूहानी बुज़ुर्ग ने और उसको घुमा के ऐसे कुएँ में फेंका। वो जब नीचे गिरा उसकी चीखें सुनने आ रही थी, वो चीखें बेतहाशा उन दोनों की साथ बुलंद हो गई। उसके बाद मामला ठंडा हो गया। लेकिन वसुंधरा, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है लेकिन एक बुरी खबर ये है कि इस मनहूस ने मरने से पहले, क्योंकि जान गई थी हम यहाँ आ रहे हैं, तो इसने तेरे बेटे को कुछ ऐसा मंत्र पढ़ दिया कि वो ज़िंदा होना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, वो मरने के करीब था। वो कह रहा वो दुनिया में नहीं है। अब तू है, तेरा बड़ा बेटा है, पोता है, पोती है और बहू है, बस ये कुंबा तुम लोग हो। अब इससे गुजारा कर, भगवान की देन है, ये भी बहुत है, ये किसी के पास ये भी नहीं होता। तो बहर बेचारी वो काफ़ी रोहन सी हुई, तो वो उसने कंधे पे हाथ रखा उसके बुज़ुर्ग ने कि वसुंधरा, अब तेरी ज़िंदगी सारे गम ख़त्म हो गए, अब तो आराम से अपने बहू बेटे के साथ ये जो है इनके साथ ज़िंदगी गुजार, तेरे से कोई मसला नहीं होगा। अब हमारी नज़र है तेरे घर पर, तुम परेशान नहीं हो। ये कह के अपना वो चले गए। ये लोग बेचारे घर पहुँचे, फिर ये एक नए सिरे से उन्होंने ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो ये जनाब अली आप बीती मौसूल हुई थी, ये भी इंडिया से थी। तो मुझे उम्मीद है कि नए जो व्यूवर्स हैं उनको ये कहानी पसंद आई, वाक़यात हैं और आप बीती हैं, ये अनहोनी भी हैं इनमें कुछ ऐसी जो जिसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लोगों को बहुत पसंद आती हैं। बहरहाल मैं नए आने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें लाज़मी आगाह कीजिए। इसके साथ ही प्रोफ़ेसर शमसुल हसन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।